हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी। वेलकम टू आरडी क्लासेस। यहाँ पे हम संविधान का एक ओवरव्यू लेंगे कि संविधान में किस किस बारे में चर्चा की गई है। यह संविधान मुख्य रूप से किस बारे में चर्चा करता है। ठीक है, संविधान मुख्य रूप से चर्चा करता है। हम यहाँ भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे भारत का जो संविधान है मुख्य रूप से चर्चा करता है राज्य, सरकार और व्यक्ति के बारे में। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि राज्य कौन है, सरकार कौन है और व्यक्ति कौन है। तो आइए देखते हैं। राज्य के प्रमुख तत्व हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ये चार राज्य के तत्व हैं। भूभाग, कोई भी राज्य होने के पहले उसका एक निश्चित भूभाग होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरी है जनसंख्या। क्योंकि राज्य में एक भूभाग है तो भूभाग में एक जनसंख्या निवास करेगी। ठीक है, तो ये राज्य का एक दूसरा तत्व हो गया। तीसरी आती है उसकी सरकार। राज्य में अगर कोई निश्चित जनसंख्या निवास कर रही है तो वह उसकी एक निर्वाचित सरकार होगी। ठीक है, जो कि उसके लिए नियम कानून बनाने, उसको लागू करने आदि का कार्य करती है। चौथी और महत्वपूर्ण चीज है या उसका तत्व है राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है अपना निर्णय स्वयं लेना या किसी के वशीभूत होकर कार्य न करना, अपने कार्य को स्वयं अपने तरीके से करना, यह आती है संप्रभुता। ठीक है, तो संप्रभुता राज्य का एक सबसे जरूरी तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो हमारे पास भूभाग भी थी। ठीक है, हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारे पास सरकार भी थी, परंतु संप्रभुता नहीं थी। कैसे? क्योंकि सरकार थी अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे आजादी के पहले या 1947 के पहले तक के, तो हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारे जो भी निर्णय है वो अंग्रेज लेते थे। ठीक है, और वही लोग हम उस निर्णय को हम पे लागू भी करते थे। तो इस प्रकार राज्य के चार तत्व हो गए। अब देखते हैं दूसरा प्रमुख तत्व जो संविधान में जिसकी चर्चा की गई वह है सरकार। ठीक है, सरकार दो प्रकार की उसकी अंग है। ठीक है, सबसे पहला तो शासन प्रणाली और दूसरी व्यवस्था। शासन प्रणाली, सरकार प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की सरकार हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे अगर भारत देश में देखें तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? जिसमें शासन मतलब संसद जो है दो इससे मिलकर बना होता है, दो अंगों से, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जिसमें नियंत्रण और उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अब ये नियंत्रण और उत्तरदायित्व कैसा? इसमें विधायिका भी होती है, ठीक है, और कार्यपालिका भी होती है। कार्यपालिका जो है कि नियमों को लागू करने का कार्य करती है और विधायिका जो है नियमों को बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व जो है विधायिका के प्रति होती है और जो नियंत्रण है, ठीक है, वो यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो कि नियमों को लागू करने का कार्य करती है उस प्रकार से होता है। दूसरा है अध्यक्षात्मक। ठीक है, यह भी एक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे कार्य करता है। शक्ति पृथक्करण जैसे यूएसए में अगर देखें तो वहां पे राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है और वहां पे जो प्रधानमंत्री या इसके समकक्ष जो होते हैं उनके बीच में शक्ति का विभाजन होता है। तीसरा आता है अर्धअध्यक्षात्मक। अर्धअध्यक्षात्मक जैसे अपन श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था जो है अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था कहलाती है। अब हम देखते हैं व्यवस्था के बारे में। ठीक है, सरकार की व्यवस्था किस प्रकार से होती है यहाँ पे हम देखते हैं। व्यवस्था भी तीन प्रकार की दी हुई है, संघीय, परिसंघ और एकात्मक। ठीक है, संघीय क्या होता है? संघीय में विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और उनके बीच एक प्रकार की कहना चाहिए एक लिखित होता है कि जो राज्य है वो केंद्र से अलग भी हो सकते हैं या केंद्र में भी जाकर रह सकते हैं। यह व्यवस्था यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हम देख सकते हैं। दूसरी आती है एकात्मक। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहां पे राज्य और केंद्र ऐसी कोई चीज नहीं होती, वहां पे केवल एक सरकार होती है जो कि राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी, दोनों के लिए नियम जो कानून जो है स्वयं निर्माण करती है। ये हम देख सकते हैं यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। ठीक है, किंगडम में। अब तीसरी व्यवस्था जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यह है परिसंघ, जो कि हमारे भारत में देखने को मिलती है। परिसंघ क्या है? परिसंघ भी एक प्रकार से राज्यों का ही संघ है, परंतु यहाँ पर राज्यों को यह छूट नहीं है कि वह अपने केंद्र से या उसके संघ से अलग हो सके। ठीक है, तो यह व्यवस्था हमारे भारत में परिसंघ कहलाती है। तो परिसंघ के तीन अंग है, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका भी मुख्य रूप से दो अंगों से मिलकर बनी है,
पहला तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है, और लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में जो है प्रतिनिधि जो होते हैं लोकसभा के, जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं, ठीक है। जैसे हम चुनाव में वोट देते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के संसद में पहुंचते हैं। दूसरा होता है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह थोड़ी अलग है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका चूंकि नियम कानून बनाने का कार्य करती है और उसी नियम कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होता है स्थायी कार्यपालिका, जो सिविल सेवक चुन के जाते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चुनित, मतलब जो चुन के लोक सेवक जाते हैं, वो जो विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून है उसको लागू करने का कार्य परमानेंटली करते हैं, ठीक है, जब तक वो सेवानिवृत्त न हो जाए या रिटायर न हो जाए। दूसरे होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका वह होती है जिनका निर्वाचन 5-5 वर्ष के पर्यंत होते रहता है, ठीक है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद, यह जो है अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ष पर्यंत इनका चुनाव होता है, फिर से दूसरे राष्ट्रपति आ जाएंगे, दूसरे उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, दूसरी मंत्रिपरिषद आ जाएगी, तो ये चीज जो है अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। महान्यायवादी भी अस्थायी कार्यपालिका में ही आता है, क्योंकि महान्यायवादी का पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति अगर चाहे तो महान्यायवादी को मतलब बदल भी सकते हैं महान्यायवादी को, या तो उसी महान्यायवादी को रख सकते हैं, तो इसीलिए जो है महान्यायवादी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है भारत में देखें तो एकात्मक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय आता है, और दूसरा उसके नीचे आता है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट के भी नीचे है सब ऑर्डिनेट कोर्ट या तो कहें कि अधीनस्थ न्यायालय, जो कि हाई कोर्ट के नीचे कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट अपने नियम कानून स्वयं बनाती है, ठीक है। हाई कोर्ट जो होते हैं यह भी अपने नियम कानून या जो अपने कहना चाहिए हाई कोर्ट में जो भी नियम कानून चलते हैं वो स्वयं बनाते हैं, या तो उनकी भर्ती के लिए, वेतनमान के लिए, ये सारी चीजें जो हैं ये हाई कोर्ट स्वयं बनाती है। और हाई कोर्ट अपने लिए बनाने के अलावा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी नियम कानून वह बना सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य हो गया, सरकार हो गई। तीसरा है व्यक्ति, तीसरा पक्ष आता है व्यक्ति, ठीक है। यह अभी तक हमने जो चर्चा की राज्य की, सरकार की और संविधान की, तो संविधान में मुख्य रूप से चर्चा है अधिकारों को लेकर की व्यक्ति के, ठीक है। सरकार जो है व्यक्ति के लिए क्या करता है, राज्य जो है व्यक्ति के लिए क्या कार्य करता है। ये जो सरकार के व्यवस्था है, सरकार की शासन प्रणाली है, यह सभी जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ही हमेशा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से संविधान में मुख्य रूप से राज्य, सरकार और व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये रहा हमारा संविधान को लेकर एक ओवरव्यू। अगले लेक्चर में हम एक एक अंग को लेकर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रही चर्चा हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।